नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 11 की। इसमें अपन पढ़ेंगे 12वां अध्याय। ठीक है, विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। आई बात समझ में? तो चलिए हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को, हर एक लाइन को अच्छी तरह समझते हुए याद करते चलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक होती है इसमें जो फैक्ट होते हैं उनको दरकिनार नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो परीक्षा की दृष्टि से बढ़िया फैक्ट होंगे उनको दोबारा से देख लेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 12, विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। इम्पोर्टेंट है। विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु संबंधी आंकड़ों एवं जानकारियों को संगठित करके किया जा सकता है। इन आंकड़ों को आसानी से समझने व उनका वर्णन और विश्लेषण करने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों में बांटकर संश्लेषित किया जा सकता है। जलवायु का वर्गीकरण 3 बृहद उपगमनों द्वारा किया गया है। ये है आनुभविक, जननिक और अनुप्रयुक्त। ठीक, आनुभविक वर्गीकरण प्रचित किए गए विशेष, जो हम कर लेते हैं। जलवायु का वर्गीकरण 3 बृहद उपगमनों द्वारा किया गया है: आनुभविक, जननिक और अनुप्रयुक्त। अनुभविक वर्गीकरण प्रेक्षित किए गए विशेष रूप से तापमान एवं वर्णन से संबंधित आंकड़ों पर आधारित होता है। जननिक वर्गीकरण जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास है। जलवायु का अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। जननिक वर्गीकरण जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास है। जलवायु का अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किसी भी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति, ये कोपेन भाई साहब हर एक एग्जाम में आता है। वी कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण की अनुभवी पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया गया है। वी कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण की अनुभवी पद्धति का सबसे व्यापक प्रयोग किया जाता है। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। उन्होंने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंध स्थापित किया और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया। वर्षा एवं तापमान के मध्यमान वार्षिक एवं मध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित यह एक आनुभविक पद्धति है। उन्होंने जलवायु के समूहों एवं प्रकारों की पहचान करने के लिए बड़े तथा छोटे अक्षरों के प्रयोग का आरंभ किया। सन 1918 से विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुए कोपेन की यह पद्धति आज भी लोकप्रिय और प्रचलित है। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं भाई इससे। 1918 कब विकसित हुई कोपेन की प्रणाली? 1918 में। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए हैं। कितने? 5, जिनमें 4 तापमान पर और 1 वर्षण पर। 4 तापमान पर 1 वर्षण पर आधारित है। कोपेन के जलवायु समूह एवं उनकी विशेषताओं को सारणी 12.1 में दिया गया है। बड़े अक्षर ABCDE आर्द्र जलवायु को, आई बात समझ में, 4 तापमान पर है और 1 वर्षण पर है। कितने जलवायु में वर्गीकृत किया गया कोपेन की प्रणाली को? 5। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए हैं, 4 तापमान पर, 1 वर्षण पर। कोपेन के जलवायु समूह एवं उनकी विशेषताओं को सारणी 12.1 में दिया गया है। बड़े अक्षर ACDE, B नहीं है, CDE, B नहीं है, बस ACDE आर्द्र जलवायु को, तथा B अक्षर शुष्क जलवायु को निरूपित करता है।
शुष्क हो। ए बी को छोड़ दे, ए बी को छोड़ के ए बी, फिर सी डी ई, यानी कि ये है आर्द्र और ये भी शुष्क, यही है ना आर्द्र है, तथा बी अक्सर शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। जलवायु समूह को तापक्रम एवं वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई उप प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसको छोटे अक्षरों द्वारा अभिहित किया गया है। शुष्कता वाले मौसम को छोटे अक्षरों शुष्कता वाले मौसमों को छोटे अक्षरों FMWS द्वारा इंगित किया गया है। तो बी भी तो है इसमें। भाई देख सुन मेरी बात है ना, बी अक्षर शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। जलवायु समूह को तापक्रम एवं वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई उप प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसको छोटे अक्षरों द्वारा अभिहित किया गया है। शुष्कता वाले मौसम को छोटे अक्षरों FMWS द्वारा इंगित किया गया है। इसमें एफ शुष्क मौसम के न होने को, एम मानसून जलवायु को, एफ शुष्क मौसम के न होने को और एम मानसून जलवायु को, डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु को और एस शुष्क ग्रीष्म ऋतु को इंगित करता है। छोटे अक्षर ए बी सी डी तापमान की उग्रता वाले भाग को दर्शाते हैं। 1 मिनट, एक बाहर गया बस मामला चौपाट है भाई। ये बोल रहा है शुष्कता वाले मौसम को छोटे अक्षरों में FMWS है ना द्वारा इंगित किया गया है। इसमें एफ शुष्क मौसम के न होने को, एम मानसून जलवायु को, डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु को और एस शुष्क ग्रीष्म ऋतु को इंगित करता है। छोटे अक्षर ए बी सी तथा डी तापमान की उग्रता वाले भाग को दर्शाते हैं। बी समूह की जलवायु को विभाजित करते हुए स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क के लिए एस तथा मरुस्थल के लिए डब्ल्यू जैसे बड़े अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जलवायु प्रकारों को सारणी 12.2 में दिखाया गया है। जलवायु समूह एवं प्रकारों का वितरण सारणी 12.1 में दर्शाया गया है। समूह ए उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा मकर रेखा के बीच पाई जाती है। संपूर्ण वर्ष सूर्य के ऊर्ध्वस्थ तथा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र रहती है। यहाँ वार्षिक तापमान बहुत कम तथा वर्षा अधिक होती है। जलवायु के इस उष्णकटिबंधीय समूह को 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिनके नाम है AW AF का मतलब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, AW का AM का उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जिसमें शीत ऋतु शुष्क होती है। बताइए कोपेन के अनुसार AF का मतलब है यहाँ पर AM का AF उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, AM उष्णकटिबंधीय, M का मतलब मानसून जलवायु, AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जिसमें शीत ऋतु शुष्क होती है। यहाँ से लेते हैं दोबारा से।
FMWS द्वारा इंगित किया गया। इसमें F शुष्क मौसम के न होने को, M मानसून जलवायु को, W शुष्क शीत ऋतु और S शुष्क ग्रीष्म ऋतु को इंगित करता है। छोटे अक्षर A, B, C तथा D तापमान की उग्रता वाले भाग को दर्शाते हैं। विषम की जलवायु को उपविभाजित करते हुए स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क के लिए S तथा मरुस्थल के लिए W, मरुस्थल के लिए W, अर्ध शुष्क के लिए S तथा मरुस्थल के लिए W जैसे बड़े अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जलवायु प्रकारों को सारणी 12.2 में दिखाया गया है। जलवायु समूह एवं प्रकारों का वितरण सारणी 12.1 में दर्शाया गया है। समूह ए उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। जैसे कि ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, इसके बीच में संपूर्ण वर्ष सूर्य के ऊर्ध्वस्थ तथा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र रहती है। यहाँ वार्षिक तापमांतर बहुत कम तथा वर्षा अधिक होती है। जलवायु के इस उष्णकटिबंधीय समूह को 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिनके नाम है AF उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, AM उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जिसमें शीत ऋतु शुष्क होती है। ठीक, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत वृत्त के निकट पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप हैं। वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछार के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तापमान समान रूप से ऊंचा और वार्षिक तापमान नगण्य होता है। किसी भी दिन अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से होता है। अधिकतम न्यूनतम। इस जलवायु में सघन वितान तथा व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। सघन वितान तथा व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। ठीक, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। एक मिनट सारणी को देख लेते हैं ना। नंबर ही नंबर है, यूँ रख ले तू। कॉपन का जलवायु समूह है। समूह है लक्षण। ए का मतलब है उष्णकटिबंधीय। सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। बी शुष्क जलवायु। उष्ण अलग है, शुष्क। वर्षण की तुलना में विश्व में वाष्पीकरण की अधिकता। कोष्ण शीतोष्ण। सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस अधिक, किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम। ए के लिए है उष्णकटिबंधीय।
है ना। सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। बी है शुष्क जलवायु। वर्षण की तुलना में विश्व वाष्पीकरण की अधिकता। उष्ण जलवायु। सर्वाधिक ठंडे महीनों का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम। मध्य अक्षांशीय जलवायु। डी शीतल हिमवह जलवायु। वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीनों का औसत तापमान 0 अंश तापमान से 3 डिग्री नीचे। शीत। सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। ई शीत। सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस कम। एच उच्च भूमि ऊंचाई के कारण शीत। अब ना यार क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है भाई। ये आ गया, बताइए कोपन के अनुसार बी है, बी को क्या माना गया है। यहाँ पर कोपन के अनुसार सी किस जलवायु को प्रदर्शित करता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। उष्ण शीतोष्ण शीतल हिमवन जलवायु। शीत उच्च भूमि। सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। बी शुष्क जलवायु। वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता। उष्ण 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम। शीतल हिमवह जलवायु। याद कैसे करें जब ई शीत, एच उच्च ऊंचाई के कारण शीत। ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। प्रकार उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क। AF AM AW। कोई शुष्क ऋतु नहीं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र कोई शुष्क ऋतु नहीं है। उष्णकटिबंधीय मानसून, मानसून लघु शुष्क ऋतु। फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क AW, जाड़े की शुष्क ऋतु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क। चल ठीक है, जाड़े की शुष्क ऋतु। ए है ना, ए FMW। बी शुष्क जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी। निम्न अक्षांशीय, ये जो चार्ट है ये एकदम कतई जुबान पर होना चाहिए। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी BSH। निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क BSH। उपोष्ण कटिबंधीय मशहूर स्थल BWH। निम्न अक्षांशीय शुष्क। मध्य अक्षांशीय स्टेपी BSK। मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क तथा अथवा शुष्क BWK। मध्य अक्षांशीय शुष्क। BSH BWH BSK BWK। बी शुष्क जलवायु।
बताइए कोपन के अनुसार BSH का अर्थ है। सी कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय भूमध्य सागरीय समुद्रीय पश्चिम तटीय। सी आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय CFA। मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क। CSA शुष्क गर्म ग्रीष्म। फिर समुद्री पश्चिम तटीय CFB कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म। D शीतल आर्द्र महाद्वीप DF कोई शुष्क ऋतु नहीं, भीषण जाड़ा। M1 जलवायु उप उत्तरी ध्रुवीय DW जाड़ा शुष्क तथा अत्यंत भीषण। EC जलवायु टुंड्रा ET सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं। ध्रुवीय हिमटोपी EF सदैव हिमाच्छादित हिम। F उच्च भूमि H हिमाच्छादित उच्च भूमियाँ। अब है ना, फिर ये पढ़ना है अपन को। ठीक, ये तो पढ़ लिया। समूह ए उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु AM। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है। शीत ऋतु शुष्क होती है। जलवायु के इस प्रकार का विस्तृत जलवायु वितरण भारत भौतिक पर्यावरण NCERT 2006 में किया गया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु AW। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु AF प्रकार के जलवायु प्रदेशों के उत्तर एवं दक्षिण में पाई जाती है। इसकी सीमा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु के साथ और पूर्वी भाग में CF तथा CW प्रकार की जलवायु के साथ पाई जाती है। विस्तृत AW जलवायु दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील के वनों के उत्तर और दक्षिण में बोलीविया और पैराग्वे के निकटवर्ती भागों तथा सूडान और मध्य अफ्रीका के दक्षिण में पाई जाती है। इस जलवायु में वार्षिक वर्षा AF तथा AM जलवायु प्रकार की अपेक्षा काफी कम तथा विचरणशील है। आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क ऋतु भीषण व लंबी होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है और शुष्क ऋतु में दैनिक तापमान सर्वाधिक होते हैं। इस जलवायु में पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियाँ पाई जाती है। शुष्क जलवायु B। शुष्क जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा है जो पादपों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होती। यह जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाई जाती है जो विषुववृत्त से 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित है। 15 डिग्री से 30 डिग्री के निम्न अक्षांशों में यह उपोष्ण कटिबंधीय व उच्च वायुदाब के क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ तापमान का अवतलन और उत्क्रमण वर्षा नहीं होने देते। महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर ठंडी धाराओं के आसन क्षेत्र विशेषतः दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह जलवायु विषुववृत्त की ओर अधिक विस्तृत है और तटीय भागों में पाई जाती है। मध्य अक्षांशों में विषुववृत्त से 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण के बीच यह जलवायु महाद्वीपों के उत्तर महाद्वीप के आंतरिक भागों तक परिचित होती है जहाँ पर्वतों से घिरे होने के कारण प्राय समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुँच पाती।
भाई ऊपर और जा रही है बात तो। आगे चलते हैं। शुष्क जलवायु को स्टेपी तथा अर्धशुष्क जलवायु को BS, मरुस्थल जलवायु BS और मरुस्थल जलवायु BW विभाजित किया जाता है। इसे 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंध स्टेपी VSH और उपोष्ण कटिबंध मरुस्थल BWH में बांटा गया है। VSH और BWH 35 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच इसे मध्य अक्षांशीय स्टेपी VSK तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थल BWK में विभाजित किया जाता है। 15 से 35 VSH BWH, 35 से 60 VSK BWK। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी BSH, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल BWH जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी है ना BSH एवं उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल BWH जलवायु में वर्षण और तापमान के लक्षण एक समान होते हैं। आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु में मरुस्थल जलवायु की अपेक्षा वर्षा थोड़ी ज़्यादा होती है, जो बिरल और घास भूमियों के लिए पर्याप्त होती है। वर्षा दोनों ही जलवायु में परिवर्तनशीलता होती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता मरुस्थल की अपेक्षा स्टेपी में जीवन को अधिक प्रभावित करती है। इससे कई प्रकार अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। मरुस्थलों में वर्षा थोड़ी किंतु गरज के साथ तीव्र बौछारों के रूप में होती है, जो मृदा में नमी पैदा करने में अप्रभावी सिद्ध होती है। ठंडी धाराओं, तापमान लगते तटीय मरुस्थलों में कोहरा एक आम बात है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान बहुत ऊंचा होता है। लीबिया के अल अजीजिया में 13 सितंबर 1922 को उच्चतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस जलवायु में वार्षिक और दैनिक तापांतर भी अधिक पाए जाते हैं। कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु C। कोष्ण शीतोष्ण जलवायु 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य, मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर स्थित है। इस जलवायु में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु कोष्ण और शीत ऋतु मृदुल होती है। इस जलवायु को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात सर्दियों में शुष्क और गर्मियों में उष्ण CWA। सर्दियों में शुष्क और गर्मियों में उष्ण CWA। भूमध्य सागरीय CS। आर्द्र उपोष्ण कटिबंध अर्थात शुष्क ऋतु की अनुपस्थिति तथा मृद शीत ऋतु CFA। समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु CFB। आर्द्र उपोष्ण कटिबंध जलवायु CWA। आर्द्र उपोष्ण कटिबंध जलवायु कर्क एवं मकर रेखा से ध्रुवों की ओर मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदान और दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदान में पाई जाती है। यह जलवायु AW जलवायु जैसी है, केवल इतना अपवाद है कि इसमें सर्दियों का तापमान कोष्ण होता है। CS भूमध्य सागरीय जलवायु जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्ण कटिबंध से 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी तट इसके उदाहरण है। ये क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब तथा शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं। इस प्रकार उष्ण व शुष्क गर्मियाँ तथा मृदु एवं वर्षायुक्त सर्दियाँ
इस जलवायु की विशेषताएं। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु। अपन आते हैं शायद इसमें, है ना। अब है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु CFA। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। इस प्रदेश में वायु राशियाँ प्राय अस्थिर रहती है और पूरे वर्ष से वर्षा करती है। यह जलवायु पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी तथा पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना, तटीय दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच रहती है। ग्रीष्म ऋतु में तड़ित झंझा और शीत ऋतु में वाताग्नि वर्षण सामान्य विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जाड़ों में 5 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दैनिक तापमात्रा बहुत कम होता है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। समुद्र पश्चिमी तटीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुखतः क्षेत्र उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिणी चिली, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्य होते हैं और शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में उष्ण होते हैं। गर्मी के महीनों में औसत तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वार्षिक और दैनिक तापमात्रा कम पाया जाता है। वर्षण साल भर होती है, लेकिन यह सर्दियों में अधिक होती है। वर्षण 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच घटती बढ़ती रहती है। शीत हिमवन जलवायु D। शीत हिमवन जलवायु D। शीत हिमवन जलवायु उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के विस्तृत महाद्वीप क्षेत्रों में पाई जाती है। शीत हिमवन जलवायु को 2 प्रकारों में विभक्त किया जाता है। DF आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, DW शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु तथा उच्च अक्षांशों में सर्दी की उग्रता अधिक मुखर होती है। आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु DF। आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु और मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। जाड़े ठंडे और बर्फीले होते हैं। तुषार मुक्त ऋतु छोटी होती है। वार्षिक तापमांतर अधिक होता है। मौसम परिवर्तन आकस्मिक और अल्पकालिक होते हैं। ध्रुवों की ओर सर्दियाँ अधिक उग्र होती है। शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु मुख्यतः उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जाड़ों में प्रति चक्रवात का स्पष्ट विकास तथा ग्रीष्म ऋतु में उसका कमजोर पड़ना इस क्षेत्र में पवनों के प्रत्यावर्तन की मानसून जैसी दशा उत्पन्न करते हैं। ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापमान कम होते हैं और जाड़ों में तापमान अत्यंत न्यून होती है। कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं जब वर्षा के 7 महीने तक तापमान हिमांक बिंदु से कम रहता है। वार्षिक वर्षा कम होती है, जो 12 से 15 सेंटीमीटर बीच होती है। ध्रुवीय जलवायु ध्रुवीय जलवायु 60 डिग्री अक्षांश से परे ध्रुवों की ओर पाई जाती है।
ध्रुवीय जलवायु दो प्रकार की होती है, टुंड्रा ईटी एमटोपी ईएफ। टुंड्रा जलवायु ईटी टुंड्रा जलवायु का नाम काई, लाइकान तथा पुष्पी पादप जैसे छोटे वनस्पति प्रकारों के आधार पर रखा गया है। टुंड्रा जलवायु यह स्थायी तुषार का प्रदेश है। इसमें अधोभूमि स्थायी रूप से जमी रहती है। लघु वर्धन काल और जलाक्रांति छोटी वनस्पति का ही पोषण कर पाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेशों में दिन के प्रकाश की अवधि लंबी होती है। एमटॉप जलवायु ईएफ। एमटॉप जलवायु ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है। गर्मियों में भी तापमान हिमांक से नीचे रहता है। ईएफ। इस क्षेत्र में वर्षा थोड़ी मात्रा में होती है। तुषार एवं हिम एकत्रित होती जाती है, जिनका बढ़ता हुआ दबाव हिम परतों को विकृत कर देता है। हिम परतों के ये टुकड़े आकटवे अंटार्कटिक जल में खिसक कर प्लावी हिमशैलों के रूप में तैरने लगते हैं। अंटार्कटिक में 79 डिग्री दक्षिण अक्षांश एवं प्लेटो स्टेशन पर भी यही जलवायु पाई जाती है। अंटार्कटिक के 79 डिग्री दक्षिण अक्षांश एवं प्लेटो स्टेशन पर भी यही जलवायु पाई जाती है। उच्च भूमि जलवायु एफ। उच्च भूमि जलवायु भूम्यकृति द्वारा नियंत्रित होती है। ऊंचे पर्वतों में थोड़ी थोड़ी दूरियों पर मध्यमान तापमान में भारी परिवर्तन पाए जाते हैं। उच्च भूमियों में वर्षण के प्रकारों व उनकी गहनता में स्थानिक अंतर पाए जाते हैं। पर्वतीय वातावरण ऊंचाई के साथ साथ जलवायु प्रदेशों के स्तरीय ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए। उच्च भूमि जलवायु एफ। ऊंचाई के साथ जलवायु प्रदेशों में भी स्तरीय ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन क्वेश्चन बस यही आएगा, जैसे कि ईएफ है इसे कैसे कहते हैं, या फिर डब्ल्यूएफ है ये कैसे कहते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और सारणी को याद कर लेंगे। जिस प्रकार की जलवायु का अनुभव हम कर रहे हैं वह थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ विगत 10,000 वर्षों से अनुभव की जा रही है। अच्छा, अपने प्रादुर्भाव से ही पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे हैं। भूगर्भिक अभिलेखों से हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में क्रमश परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। भू आकृतिक लक्षण विशेषतः ऊंचाइयों तथा उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने के शेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण उष्ण व शीत युगों के होने को उजागर करता है। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले बले भी आर्द्र एवं शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले बले भी आर्द्र एवं शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है। अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने के शेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण उष्ण एवं शीत युगों के होने को उजागर करता है। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले बले भी आर्द्र एवं शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक
एवं सतत प्रक्रिया है। भारत में भी आर्द्र एवं शुष्क युग आते जाते रहे हैं। पुरातत्व खोजें दर्शाती है कि ईसा के लगभग 8000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र एवं शीतल थी। ईसा से 3000 से 1700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी। लगभग 2000 से 1700 वर्ष ईसा पूर्व यह क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था। शुष्क दशाएं तभी से गहन हुई। लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिक काल के कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेसियन तथा सिल्यूरियन युगों में पृथ्वी गर्म थी। प्लीस्टोसियन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियां रही है। अंतिम प्रमुख हिमयुग आज से 18 वर्ष पूर्व था। वर्तमान में अंतर हिमयुग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। अभिनव पूर्व काल में जलवायु। सभी कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं। पिछली शताब्दी में 90 के दशक में चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई है। 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया है। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश में 1967 से 1977 के दौरान आया विनाशकारी सूखा ऐसा ही एक परिवर्तन था। कहाँ? सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश में। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, भीषण सूखा पड़ा। फसलों की उपज अथवा फसलों के विनाश, बाढ़ों तथा लोगों के प्रवास संबंधी ऐतिहासिक अभिलेख परिवर्तनशील जलवायु के प्रभावों के बारे में बताते हैं। यूरोप अनेकों बार उष्ण, आर्द्र, शीत एवं शुष्क युगों से गुजरा है। इनमें से महत्वपूर्ण प्रसंग 10वीं और 11वीं शताब्दी की उष्ण एवं शुष्क दशाओं का है, जिसमें वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में जा बसे। यूरोप ने सन 1550 से सन 1850 के दौरान लघु हिमयुग का अनुभव किया। 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई। 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर घटी है। जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण हैं। उन्हें खगोलीय और पार्थिव कारणों से वर्गीकृत किया जा सकता है। पार्थिव कारणों से खगोलीय कारणों का संबंध सौर कलंकों की गतिविधियों से उत्पन्न सूर्यिक निर्गत ऊर्जा में परिवर्तन से है। लैंग्वेज टफ है। सौर कलंक सूर्य पर काले धब्बे होते हैं जो एक चक्रीय ढंग से घटते बढ़ते रहते हैं। कुछ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सौरीय कलंकों की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा और आर्द्र होता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। सौर कलंकों की संख्या घटने से उष्ण एवं शुष्क दशाएं उत्पन्न होती है। यद्यपि ये खोजें आंकड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। एक खगोलीय सिद्धांत मिलोकोविच दोलन है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्रों, पृथ्वी की डगमगाहट तथा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन के बारे में अनुमान लगाता है। ये सभी कारक सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्य ताप में परिवर्तन ला देते हैं, जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। ज्वालामुखी क्रिया जलवायु परिवर्तन का एक अन्य कारण है। ज्वालामुखी उद्भेदन वायुमंडल में बड़ी मात्रा में एरोसोल फेंक देता है। ये एरोसोल लंबे समय तक वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौरयुग विकिरण को कम कर देते हैं। हाल ही में हुए पिनाटोबा तथा एल सियोल ज्वालामुखी उद्भेदनों के बाद पृथ्वी का औसत तापमान कुछ हद तक गिर गया था। ये एरोसोल लंबे समय तक वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौरयुग विकिरण को कम कर देते हैं। हाल ही में हुए पिनाटोबा तथा एल सियोल ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद पृथ्वी का औसत तापमान कुछ हद तक गिर गया था। जलवायु पर पड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण मनोद्भवी कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता सांद्रण है। इसमें भूमंडलीय ऊष्मन हो सकता है। भूमंडलीय ऊष्मन ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल परिवेशी और सौर विकिरणी का पार्षण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम
दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेता है। वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती है ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती है ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रिया को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस शब्द का साम्यानुमान उस ग्रीन हाउस से लिया गया है जिसका उपयोग ठंडे इलाकों में ऊष्मा का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। कांच प्रवेशी सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, मगर बहिर्गामी विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी। इस प्रकार कांच अधिकाधिक विकिरण को आने देता है और दीर्घ तरंगों वाली विकिरणों को कांच के घर से बाहर जाने से रोकता है। इससे ग्रीन हाउस इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा तापमान अधिक हो जाता है। भीतर बाहर की अपेक्षा तापमान अधिक हो जाता है। जब आप गर्मियों में किसी बंद खिड़कियों वाली कार अथवा बस में प्रवेश करते हैं तो आप बाहर की अपेक्षा अधिक गर्मी अनुभव करते हैं। इसी प्रकार जाड़ों में बंद दरवाजों में खिड़कियों वाला वाहन बाहर की अपेक्षा गर्म रहता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव का एक अन्य उदाहरण है। ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है GHGs वर्तमान में चिंता का कारण बनी मुख्य ग्रीन हाउस गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, वर्तमान में चिंता का कारण बनी मुख्य ग्रीन हाउस गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3। कुछ अन्य गैस हैं जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड NO, कार्बन मोनो CO आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती है और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती है। किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव इसके सांद्रण में वृद्धि के परिमाण, वायुमंडल, इसके जीवन काल तथा इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग लंबाई पर निर्भर करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक प्रभावी होते हैं। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन जब निम्न समताप मंडल में उपस्थित होती है किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव इसके सांद्रण में वृद्धि के परिणाम, वायुमंडल में इसके जीवन काल तथा इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग लंबाई पर निर्भर करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक प्रभावी होते हैं। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन जब निम्न समताप मंडल में उपस्थित होती है तो वह पार्थिव विकिरण को अत्यंत प्रभावी ढंग से अवशोषित करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं, इनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों से पृथ्वी के वायुमंडलीय तंत्र को उभरने में उतना ही अधिक समय लगता है। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है। CO2 का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों, तेल, गैस एवं कुआं कोयला के दहन से होता है। CO2 का वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। वन और महासागर वन अपनी वृद्धि के लिए CO2 का उपयोग करते हैं, अतः भूमि उपयोग में परिवर्तनों के कारण की गई जंगलों की कटाई भी CO2 की मात्रा बढ़ाती है। अपने स्रोतों में हुए परिवर्तनों से संबंधित करने के लिए CO2 को 20 से 50 वर्ष लग जाते हैं। यह लगभग 0.25% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। जलवायु मॉडलों में जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का आकलन CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दोगुना करके किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानवीय गतिविधि से पैदा होते हैं। ओजोन सप्ताह मंडल में उपस्थित होती है, पैदा होते हैं, है ना, यही है, पैदा होते हैं।
ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है, जहाँ पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है। ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है। इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं, पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है, इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है, इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। समताप मंडल में बाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी ओजोन को नष्ट करती है। ओजोन का सबसे अधिक ह्रास अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। समताप मंडल में ओजोन के सांद्रण का ह्रास ओजोन छिद्र कहलाता है। यह छिद्र पराबैंगनी किरणों को क्षोभमंडल से गुजरने देता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसकी उद्घोषणा सन 1997 में की गई थी। सन 2005 में प्रभावी हुई। इस उद्घोषणा का 141 देशों ने अनुमोदन किया। क्योटो प्रोटोकॉल ने 35 औद्योगिक राष्ट्रों को 1997 में की गई, सन 2005 में प्रभावी हुई। इस उद्घोषणा का 141 देशों ने अनुमोदन किया। क्योटो प्रोटोकॉल ने 35 औद्योगिक राष्ट्रों को परिबद्ध किया कि वे सन 1990 के उत्सर्जन स्तर में वर्ष 2012 तक 5% की कमी लाएं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण में भी वृद्धि की प्रवृत्ति आगे चलकर पृथ्वी को गर्म कर सकती है। एक बार भूमंडलीय उष्मन के आरंभ हो जाने पर इसे उलटना बहुत मुश्किल होगा। भूमंडलीय उष्मन का प्रभाव हर जगह एक समान नहीं हो सकता। तथापि भूमंडलीय उष्मन के दुष्प्रभाव जीवन पोषक तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। हिमटोपियों व हिमनदियों के पिघलने से ऊंचा उठा समुद्री जल का स्तर और समुद्र का ऊष्मीय विस्तार तटीय क्षेत्र के विस्तृत भागों और द्वीपों को अपलावित कर सकता है। इससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होगी। विश्व समुदाय के लिए गहरी चिंता का एक और विषय है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने और भूमंडलीय उष्मन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास आरंभ हो चुके हैं। हमें आशा है कि विश्व समुदाय इस चुनौती का प्रत्युत्तर देगा और एक ऐसे जीवन को अपनाएगा जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसार रहने के लायक रह सकेगा। आज भूमंडलीय उष्मन विश्व की प्रमुख चिंताओं में से एक है। आइए देखें कि दर्ज तापमानों के आधार पर ये कितना गर्म हो चुका है। तापमान के उपलब्ध आंकड़े 19वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप के हैं। इस अध्ययन की संदर्भित अवधि 1961-80 है। इससे पहले विवाद की अवधियों की तापमान की असंगतियों का अनुमान 61-90 की अवधि के औसत तापमान से लगाया गया है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है। काल श्रेणी 1961-90 के ग्लोब के सामान्य तापमान की तुलना में 1856 और 2000 के दौरान पृथ्वी के धरातल के निकट वार्षिक तापमान में असंगति को दर्शाती है। तापमान के बढ़ने की प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी में दिखाई दी। 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक तापन दो अवधि में हुआ, 1944 और 1977-99। इन दोनों में प्रत्येक अवधि में भूमंडलीय उष्मन 0.4 सेल्सियस बढ़ा है। इन दोनों अवधियों के बीच थोड़ा शीतलन भी हुआ, जो उत्तरी गोलार्ध में अधिक चिन्हित था। 20वीं शताब्दी के अंत में औसत वार्षिक तापमान का वैश्विक अध्ययन 19वीं शताब्दी में दर्ज किए गए तापमान में 0.6 सेल्सियस अधिक था। 1856 और 2000 के दौरान सबसे गर्म साल अंतिम दशक में दर्ज किया गया। सन 1998 में संभवतः न केवल 20वीं शताब्दी बल्कि पूरी सहस्राब्दी का सबसे गर्म वर्ष था। अभ्यास: कोपन के एक प्रकार की जलवायु को निम्न में कौन सी दशा अहरक है? जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। भारतीय महाद्वीप के अधिकतर भागों को कोपन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया? नीचे दिए गए 4 जलवायु समूहों में कौन सा आर्द्र जलवायु प्रदर्शित करता है?
सारणी देख लेते हैं, छोड़ सबको है। ए पढ़ लिए है ना, इसको पढ़ लेते हैं। ए एफ कोई शुष्क ऋतु नहीं। ए मानसून लघु शुष्क ऋतु। ए डब्ल्यू जाड़े की शुष्क ऋतु। बी एस एच निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क, निम्न अक्षांशीय शुष्क, मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क, मध्य अक्षांशीय शुष्क। ए बी ए एफ ए एम ए डब्ल्यू, बी एस एच बी डब्ल्यू एच बी एस के बी डब्ल्यू के, सी डब्ल्यू सी एफ ए सी एस ए मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क। सी एस ए शुष्क गर्म शीष्म, शुष्क गर्म ग्रीष्म। सी एस ए। सी एफ बी कोई शुष्क ऋतु नहीं, खोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म। सी एफ ए सी एस ए सी एफ बी। डी एफ कोई शुष्क ऋतु नहीं, भीषण जाड़ा, जाड़ा शुष्क तथा अत्यंत भीषण। सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं। सदैव हिमाच्छादित हिम, हिमाच्छादित उच्च भूमियाँ। एफ उच्च भूमि। ई शीतल जलवायु। डी शीतल हिम जलवायु। चल मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।